नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द की गहराई में उतर रहे हैं जिसे हम रोज सुनते हैं, शायद इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जिसके मायने मतलब परत दर परत खुलते हैं। समानता। तो चलिए एक आम धारणा से शुरू करते हैं। क्या समानता का मतलब है कि हर कोई हर तरह से बिल्कुल एक जैसा हो जाए? सोचिए, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के समय जब ये विचार जोर पकड़ रहा था, क्या उनके दिमाग में यही तस्वीर थी? शायद नहीं। तो फिर क्या था? आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समानता आखिर है क्या चीज। स्रोत बताते हैं कि एक जटिल और आधुनिक विचार है। मतलब ये हमेशा से समाज का हिस्सा नहीं रहा, कम से कम इस रूप में तो नहीं। इसका मुख्य मकसद बताया गया है समाज में मौजूद गैर बराबरी को कम करना या खत्म करना और सामाजिक आर्थिक बदलाव लाना। हाँ, और ये समझना अहम है कि ये विचार किसी एक दिन की उपज नहीं है। जैसा आपने इशारा किया, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति जैसे बड़े ऐतिहासिक मोड़ आए, उन्होंने इस विचार को हवा दी। लोगों ने राजाओं और खास वर्गों के विशेष अधिकारों पर सवाल उठाने शुरू किए। तो ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं, बल्कि एक गहरा सामाजिक लक्ष्य है जो वक्त के साथ विकसित हुआ है, ताकि समाज में एक तरह से बराबरी का एहसास बढ़े। और जब हम गैर बराबरी या विषमता की बात करते हैं तो स्रोत हमें जीन जैक्स रूसो के एक दिलचस्प वर्गीकरण के बारे में बताते हैं। एक फ्लो चार्ट में भी इसका जिक्र है। रूसो ने कहा कि दो तरह की असमानताएं होती हैं। पहली है प्राकृतिक विषमता। बिल्कुल, प्राकृतिक विषमता यानी वो फर्क जो हमें कुदरत से मिले हैं। किसी का रंग, कद, सोचने की शक्ति या शारीरिक ताकत। स्रोत कहते हैं कि इन्हें हम बदल नहीं सकते, ये तो बस हैं। किसी को इस आधार पर ऊंचा या नीचा नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन रूसो ने दूसरी तरह की विषमता पर ज्यादा जोर दिया, जिसे उन्होंने परंपरागत विषमता कहा। ये वो फर्क हैं जो समाज ने बनाए हैं, जैसे कौन कितनी शिक्षा पाएगा, किसे कैसा रोजगार मिलेगा, किसकी कितनी आमदनी होगी, किसका समाज में क्या रुतबा होगा। और सबसे जरूरी बात, स्रोत कहते हैं कि इन्हें बदला जा सकता है। समानता की सारी बहस और कोशिशें इन्हीं समाज निर्मित परंपरागत विषमताओं को हटाने पर टिकी हैं। सही पकड़ा, यही पर असली मुद्दा है। देखिए, कोई लंबा है, कोई छोटा, ये तो प्राकृतिक है। लेकिन अगर समाज तय कर दे कि सिर्फ लंबे कद वालों को ही अच्छी नौकरी मिलेगी, तो ये परंपरागत विषमता हो गई। समानता का विचार इसी मेंशन gemacht, मतलब मनुष्य निर्मित गैर बराबरी को चुनौती देता है। किसी को उसके जन्म, परिवार या लिंग के आधार पर मौकों से दूर रखना, यही वो दीवारें हैं जिन्हें समानता का सिद्धांत तोड़ना चाहता है। तो फिर सवाल उठता है कि समानता का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि सबके साथ हूबहू एक जैसा बर्ताव किया जाए? स्रोत इस पर काफी साफ है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो हम अलग हैं ही, और शायद वो विविधता जरूरी भी है। हाँ, यहीं पे हैरोल्ड लास्की का नजरिया, जिसका जिक्र इस स्रोत में है, काफी रोशनी डालता है। लास्की ने एक बहुत पते की बात कही। उन्होंने कहा कि समानता का ये मतलब कतई नहीं है कि एक बढ़ई, मतलब कारपेंटर, को किसी महान गणितज्ञ या वैज्ञानिक के बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए। ऐसा करने से तो समाज का ढांचा ही गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अलग अलग काम की अलग अलग जरूरतें और अहमियत होती है ना। अच्छा, तो फिर लास्की के हिसाब से समानता क्या है फिर? लास्की कहते हैं कि समानता का असली मतलब सकारात्मक है। यानी ये मानना कि प्राकृतिक फर्क तो रहेंगे, लेकिन समाज ने जो गैर बराबरी पैदा की है, जैसे विशेष अधिकार, मौके न मिलना, उन्हें खत्म करने की कोशिश करना। ये पक्का करना कि हर किसी को अपनी काबिलियत निखारने और आगे बढ़ने के बुनियादी अवसर मिलें, बिना किसी सामाजिक रुकावट के। किसी खास वर्ग को जन्म या दौलत के आधार पर विशेष सुविधाएं न मिलें। ये है असल बात। और बार्कर की परिभाषा भी कुछ ऐसी ही बात कहती है, जैसा स्रोत बताते हैं। बार्कर के शब्दों में, अधिकारी के रूप में जो सुविधाएं मुझे प्राप्त हैं, वैसी ही सुविधाएं उसी मात्रा में दूसरों को भी उपलब्ध हो, और दूसरों को जो अधिकार प्रदान किए जाएं, वे अवश्य मुझे भी प्राप्त हों। सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, पर हाँ, पर इसका सार यही है कि अधिकारों और सुविधाओं के मामले में एक तरह का संतुलन हो, किसी एक तरफ झुकाव ना हो। बात व्यक्ति से शुरू होती है, पर समाज में इसका रूप बदलता रहता है। तो ये तो हुई मतलब की बात। अब आते हैं इसके अलग अलग रूपों या आयामों पर। हमारे पास एक और फ्लो चार्ट है जो दिखाता है कि समानता को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है औपचारिक समानता, यानी फॉर्मल इक्वालिटी।
और दूसरी है तात्विक समानता, सब्सटैंटिव इक्वालिटी। हाँ, और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से समानता की बहस और गहरी होती है। औपचारिक समानता, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ज्यादातर नियम कानून, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस और ढांचे पर ध्यान देती है। इसका कहना है कि कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए, सबको वोट देने जैसे राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, फॉर्मल तौर पर कोई भेदभाव ना हो। और तात्विक समानता? वो क्या है? तात्विक समानता एक कदम आगे जाती है। ये पूछती है कि क्या सिर्फ नियम बना देना काफी है? क्या असल जिंदगी में, जमीनी हकीकत में लोगों के बीच बराबरी आई? ये नतीजों, आउटकम पर ज्यादा ध्यान देती है। क्या सामाजिक और आर्थिक स्तर पर लोगों को बराबरी महसूस हो रही है? क्या सबके पास सच में आगे बढ़ने के बराबर मौके हैं? दिलचस्प। तो पहले औपचारिक समानता की बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसके भी दो मुख्य हिस्से हैं, कानूनी समानता और राजनैतिक समानता। कानूनी समानता क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? हाँ, जरूर। कानूनी समानता आधुनिक युग की एक बड़ी देन मानी जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कानून के सामने सब बराबर, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। चाहे कोई किसी भी लिंग, जाति, धर्म का हो, अमीर हो या गरीब, शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम हो या अक्षम, कानून सबके लिए एक जैसा होगा और सबको कानून का समान संरक्षण मिलेगा। कोई कानून से ऊपर नहीं। रूसो की एक बात यहाँ फिर याद आती है, जिसका जिक्र स्रोत में है। उन्होंने कहा था कि कुदरत ने भले ही इंसानों को ताकत या अक्ल में अलग अलग बनाया हो, पर कानून और कानूनी अधिकार उन्हें बराबर बना देते हैं। एक तरह से कानून गैर बराबरी को कम करने का औजार बन जाता है। बिल्कुल, ये क्रांतिकारी विचार था अपने समय में, जहां जन्म के आधार पर लोगों के कानूनी अधिकार अलग अलग होते थे। और इसी औपचारिक समानता का दूसरा हिस्सा है राजनीतिक समानता। इसका क्या मतलब हुआ? राजनीतिक समानता का लेना देना है नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों से। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है एक व्यक्ति एक वोट, वन पर्सन वन वोट का सिद्धांत। यानी हर नागरिक के वोट की कीमत बराबर होगी, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक हैसियत कुछ भी हो। किसी के वोट का वजन दूसरे से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, और इसमें यह भी शामिल है कि किसी को जन्म, लिंग, जाति या धर्म के आधार पर कोई खास राजनीतिक अधिकार या छूट न मिले। सही है? बिल्कुल, सभी नागरिकों को चुनाव लड़ने, सरकारी पद पाने का बराबर मौका मिलना चाहिए। सरकार की आलोचना करने या समर्थन करने का अधिकार भी सबको बराबर मिलना चाहिए। ये सब राजनीतिक समानता के दायरे में आता है। एकदम सही। तो ये कानूनी और राजनीतिक समानता मिलकर औपचारिक समानता का ढांचा बनाती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि कम से कम कागज पर नियमों और अधिकारों के स्तर पर किसी के साथ नाइंसाफी न हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहीं पर वो सवाल फिर उठता है जो आपने पहले उठाया था। क्या सिर्फ ये कागजी या औपचारिक बराबरी काफी है? मान लीजिए कानून कहता है सब बराबर हैं और सबको वोट का अधिकार भी है, पर क्या इससे असल जिंदगी में बराबरी आ जाती है? शायद यहीं से तात्विक समानता की जरूरत महसूस होती है। इसके भी दो प्रकार बताए गए हैं स्रोत में, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। आपने बिल्कुल सही नास पकड़ी है। तात्विक समानता इसी लेकिन का जवाब देने की कोशिश करती है। सामाजिक समानता कहती है कि समाज में भी तो बराबरी दिखनी चाहिए। सिर्फ कानून बना देने से क्या होगा अगर समाज में किसी जाति, रंग, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव होता रहे? सामाजिक समानता का मतलब है कि सभी लोगों के साथ समाज में समान व्यवहार हो, सबको बराबर इज्जत मिले, किसी को उसकी पहचान के आधार पर नीचा ना दिखाया जाए और सबको अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए समाज में बराबर मौके मिले। ये सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, पर हासिल करना शायद सबसे मुश्किल है। मुश्किल तो है, क्योंकि ये सिर्फ कानून बदलने से नहीं होता। इसके लिए सामाजिक सोच और व्यवहार में बदलाव लाना पड़ता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है। और फिर आता है आर्थिक समानता का पहलू, जो अक्सर सबसे ज्यादा बहस का विषय बनता है। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि सबकी कमाई बिल्कुल बराबर हो जाए? नहीं, जैसा हमने लास्की के हवाले से पहले भी बात की थी, आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं कि सबकी आय या संपत्ति बिल्कुल बराबर कर दी जाए। वैसा करना शायद न तो मुमकिन है, न ही जरूरी। बल्कि आर्थिक समानता का लक्ष्य है आय और संपत्ति की बहुत बड़ी खाइयों को कम करना। ये सुनिश्चित करना कि अमीरी और गरीबी के बीच की खाई इतनी न बढ़ जाए कि समाज दो हिस्सों में बढ़ जाए। तो इसका मतलब हुआ कि सबको अपनी मेहनत और काबिलियत से तरक्की करने का मौका मिले। हाँ, और साथ ही ये भी कि किसी को सिर्फ इसलिए पीछे न रह जाना पड़े क्योंकि उसके पास बुनियादी जरूरतें पूरी करने के साधन नहीं हैं। स्रोत बताते हैं कि ये विचार खासकर समाजवादी सोच से प्रभावित हैं और कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा से जुड़ा है।
यानी ये माना जाता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो बाजार की व्यवस्था से पैदा होने वाली गैर बराबरी को कम करने के लिए दखल दे। किस तरह का दखल? उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे टैक्स व्यवस्था ऐसी हो कि अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगे और उस पैसे का इस्तेमाल गरीबों और जरूरतमंदों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं देने में हो। न्यूनतम मजदूरी तय करना, काम के घंटे तय करना, ये सब भी इसी दिशा में उठाए गए कदम माने जा सकते हैं। मकसद ये है कि आर्थिक असमानताएं एक हद से ज्यादा न बढ़ें और हर किसी को एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिले। तो हमने समानता के ये 4 मुख्य पहलू देखे: कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। पहले 2 यानी कानूनी और राजनीतिक औपचारिक समानता के तहत आते हैं। हाँ, मिलकर ही समानता की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं, है ना? बिल्कुल। और स्रोत इन अलग अलग नजरियों को एक और तरीके से भी समेटते हैं। एक विचार है मूलभूत समानता का, जो शायद सबसे पुराना है। ये एक नैतिक या धार्मिक विचार है कि सभी इंसान मूल रूप से बराबर हैं, ईश्वर की नज़र में या नैतिक रूप से। फिर आया वितरित समानता का विचार, जो ज्यादा आधुनिक है और भौतिक चीजों, खासकर कानूनी और राजनीतिक अधिकारों के बंटवारे पर जोर देता है। स्रोत कहते हैं कि पूंजीवाद और उदारवाद के उदय के साथ ये विचार मजबूत हुआ, क्योंकि नया उभरता हुआ मध्य वर्ग अपने लिए बराबरी के अधिकार मांग रहा था। और तीसरा नजरिया तात्विक समानता, जिसका जिक्र हमने अभी विस्तार से किया। हाँ, तात्विक समानता कहती है कि सिर्फ अधिकार देना काफी नहीं, असल जिंदगी में जो गैर बराबरी मौजूद है उसे कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे। ये सामाजिक और आर्थिक बराबरी पर जोर देती है और समाज के कमजोर तबकों के हितों का ध्यान रखती है। स्रोत के मुताबिक ये सोच सकारात्मक उदारवाद यानी पॉजिटिव लिबरलिज्म और समाजवाद के साथ ज्यादा जुड़ी हुई है। तो आप देख सकती हैं कि कैसे समानता का विचार अलग अलग विचारधाराओं से प्रभावित हुआ है और वक्त के साथ इसके मायने बदलते और विकसित होते रहे हैं।